वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थायरिस्टर फैमिली में डायक, ट्रायक और यूजीटी के बारे में। तो इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पावर डायोड और उसके टाइप्स, और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था एससीआर की कंस्ट्रक्शन, एससीआर की वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और एससीआर को ऑन ऑफ करने के मेथड्स। तो अगर अभी तक आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है वो है डायक। तो डायक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, डाई प्लस एसी। तो यहाँ पे डाई का मतलब है दो और एसी का मतलब होता है एसी डिवाइस, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाली डिवाइस। तो डायक जो है वो है दो टर्मिनल वाली एसी डिवाइस, ठीक है, मतलब एसी से ही एसी सप्लाई से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। और डायक जो है वो बाई डायरेक्शनल एवलांच डायोड है, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी ऑन कर सकते हैं और निगेटिव हाफ साइकिल से भी ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन आती है वोल्टेज और करंट की वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सेम आती है। तो इसे इनपुट एसी वोल्टेज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी भी हाफ साइकिल में टर्न ऑन किया जा सकता है। इसे ट्रिगरिंग डायोड भी कहते हैं। तो ट्रिगरिंग का मतलब है इसको ये जो है वो ट्रिगर का मतलब होता है चालन करना या फिर टर्न ऑन करना। तो इसका जो काम होता है वो टर्न ऑन करने का काम होता है। जब ट्रायक में ये ट्रायक को ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रायक को ऑन करने के लिए, वहाँ पर हम उसके इनपुट में डायक को लगा देते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ये है कि ये जो है वो दो टर्मिनल वाली डिवाइस है और इसके जो है 4 लेयर्स हैं और इसमें 4 जंक्शन है। आपने देखा था कि एससीआर में 3 टर्मिनल थे, एनोड, कैथोड और गेट, और वो जो है और इसमें सिर्फ 2 डिवाइस हैं। तो सारे जो थायरिस्टर के जो फैमिली मेम्बर हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी जो है कंस्ट्रक्शन ही एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें जो है बस 2 ही टर्मिनल है, इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग के लिए आप पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें कंस्ट्रक्शन किस टाइप की होती है, देखिए ये है, इसमें 4 लेयर हैं, पी, एन और पी, और ये एन टाइप की है। और ये है इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, और ये है इसका कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो इसमें 2 होता है कि या तो पॉजिटिव देंगे आप एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में, या फिर नेगेटिव देंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि इसके जो टर्मिनल हैं वो 2 हैं, पहला है A1 और दूसरा है हमारा A2। तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो A2 पॉजिटिव होगा या फिर A1 पॉजिटिव हो। एक टाइम पे एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव होगा। तो पहला केस जो है उसमें यह है कि आपका जो है A1 के रिस्पेक्ट में A2 टर्मिनल पॉजिटिव होता है, तो A2 जो है वो है पॉजिटिव, ठीक है, और A1 है ये है नेगेटिव। तो इस केस में जंक्शन J1 और J3 दोनों फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं और J2 और J4 दोनों रिवर्स बाइस में हो जाते हैं, ठीक है। अगर A2 पॉजिटिव होगा तो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में होंगे और जंक्शन J2 और J4 रिवर्स बाइस में होंगे। और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है P1, P2 और N3, इस टाइप से करके इसकी डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस में होता है कि या तो आपका ये जो A2 है ये नेगेटिव हो और A1 क्या हो, पॉजिटिव हो। A2 नेगेटिव, A1 पॉजिटिव। इस केस में जंक्शन जो है वो J2 और J4 ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं, दोनों J2 और J4 फॉरवर्ड बाइस में, और जंक्शन J1 और J3 दोनों हो जाते हैं रिवर्स बाइस में। तो इस टाइम जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है P2, N2, P1 और N1, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जब A1 के रिस्पेक्ट में A2 टर्मिनल पॉजिटिव होता है तब जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं और J2 और J4 रिवर्स बाइस में हो जाते हैं, और करंट की डायरेक्शन रहती है P1, N2, P2 और N3। और जब उसका रिवर्स हो जाता है, जब A1 के सापेक्ष A2 नेगेटिव होता है तब जंक्शन J2, J4 फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं और जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बाइस में हो जाते हैं, ठीक है। और इसको जो है 2 डायोड कनेक्टेड इन सीरीज की तरह वर्क करता है। जैसे डायोड कैसे मिलता है, डायोड बनता है P और N टाइप मटेरियल से मिलने पर। डायोड की वो जो होता है P और N को आप मिला दोगे तब बनता है डायोड। तो देखिए एक P यहाँ से मिल गया, एक N यहाँ है, एक डायोड तो ये बन गया। और देखिए P है, P2 और N2, एक डायोड ऐसे बन गया।
तो टू डायोड कनेक्टेड इन सीरीज़ की तरह वर्क करता है। तो वही इसका सिंबल भी देखिए कुछ इसी टाइप से करके, एक डायोड एस टाइप से यहाँ बना है और एक डायोड यहाँ बना है, तो सिंबल में भी उस तरीके से शो किया गया है। इसमें होल्डिंग और लैचिंग करंट नहीं होती है। तो देखिए जब इसमें कोई गेट टर्मिनल ही नहीं है तो और ना ही एससीआर की तरह आपको गेट टर्मिनल की ज़रूरत है, तो इसी वजह से इसमें जो है कोई एनोड और होल्डिंग और लैचिंग करंट भी नहीं होती है जैसे एससीआर में होती थी। तो अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी सिमेट्रिकल बाई डायरेक्शनल स्विचिंग की तरह होती है, जैसे पहले ही था कि जो आपकी इस तरफ आ रही है सेम वैसे ही इधर करेक्टरिस्टिक्स आती है, तो वही है इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेज में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वीओ की वैल्यू करंट बढ़ाने पर वीबीओ से थोड़ा सा कम, जिसे वीबीओ भी कह सकते हैं, बनी रहती है। तो जो मैक्सिमम जो वो करंट है वो वोल्टेज जो है वो वीबीओ ही बनी रहती है इसके अंदर। ट्रायक जो है वो 3 टर्मिनल वाली एसी डिवाइस है और ये भी डायक की तरह बाई डायरेक्शनल होती है कि इसका दोनों साइड में ही सेम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है इसकी। और ट्रायक जो है वो 2 एंटी पैनल ट्रांजिस्टर की तरह मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो 2 एंटी पैनल ट्रांजिस्टर की तरह होती है और इसका काम जो होता है वो एसी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। और ये जो मार्केट में जो है लो रेटिंग के अवेलेबल हैं, तो इसीलिए ही इनका काम होता है लो एसी पावर को कंट्रोल करना। तो मार्केट में जो है सिर्फ 25 एम्पियर से लेकर के 500 वोल्ट तक की रेटिंग के अवेलेबल हैं और एससीआर जो है वो 300 एम्पियर से लेकर के 4 किलोवोल्ट तक के अवेलेबल हैं। तो देखिए ये तो है इसका कंस्ट्रक्शन और ये है इसका सिंबल। तो इसका जो सिंबल है वो बिल्कुल आपका डायक की तरह ही है, बस इसका जो है एक गेट टर्मिनल निकला हुआ है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम जस्ट लाइक अ डायक। और अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन भी इसकी डायक की तरह ही है, बस ये डिफरेंस है कि उसमें जो था एक डोपिंग थी यहाँ पे N4 और N2 की, यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा है, इसमें डबल आ गया है, उसमें एक ही था। और इसका जो है वो गेट टर्मिनल है, ये है इसका गेट टर्मिनल ये वाला, तो उसमें गेट टर्मिनल नहीं था, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं PNP और दूसरा होता है NPN। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो 2 एंटी पैनल ट्रांजिस्टर की तरह है। देखिए कैसे PNP, P1 N1 P1, एक ट्रांजिस्टर तो ये बन गया, तो देखिए वो ट्रांजिस्टर यहाँ आ गया, ठीक है ना। और दूसरा ट्रांजिस्टर देखिए कैसे बना है NPN, N3 P2 और N1, ये वाला ट्रांजिस्टर बना है, तो वो ट्रांजिस्टर यहाँ बन गया, ठीक है ना। तो वही इसको यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 2 एंटी पैरेलल ट्रांजिस्टर की तरह होता है और ये इसके 2 टर्मिनल हैं MT2 और नीचे है MT1 और ये है गेट। और इसके जो जंक्शन है वो हैं J1, J2, J3, J4 और J5। तो ट्रायक जो है 5 लेयर वाली, 5 जंक्शन वाली और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। तो अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन में 3 टर्मिनल हैं और टर्मिनल का नाम है MT1, MT2 और गेट। आप लिख सकते हो इसमें जो है 5 लेयर्स होती हैं P टाइप और N टाइप की मटेरियल की, और 5 जो हैं इसके अंदर ही जंक्शंस होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें जो हम है गेट वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे वो गेट टर्मिनल और टर्मिनल MT1 में ही अप्लाई करेंगे, जो नीचे वाला था उसमें। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ही आपको इस टाइप से करके वर्किंग में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 हमें सप्लाई देनी जो है वो हमें गेट टर्मिनल को और MT1 को। तो पहले केस में क्या होगा, गेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, गेट टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है और MT1 क्या है, नेगेटिव है। तो जब हमारा जो गेट है वो पॉजिटिव होगा और MT1 नेगेटिव होगा, तो उस केस में जो N3 वाली जो हमारी लेयर है और P2 वाली ये रिवर्स बायस हो जाती है और P2 और N2 वाली क्या होती है, फॉरवर्ड बायस हो जाती है। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इस टाइप से करके होती है, तो इसको बोलते हैं प्लस IG। तो इस केस में जो है हमारी IG करंट जो होती है वो पॉजिटिव होती है। दूसरा केस में क्या होता है, दूसरे केस में हमारा होता है कि जो है कि उसमें IG नेगेटिव हो जाती है, ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव। तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है तो वो इस टाइप से करके होती है कि उसमें IG हमारी नेगेटिव होती है,
ठीक है, 2 इसके केस थे तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। बाकी थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। यदि गेट पर वोल्टेज MT1 टर्मिनल की अपेक्षा धनात्मक हो तो मतलब वही है कि उस पर क्या हो, गेट पे पॉजिटिव हो और MT1 पर नेगेटिव हो, तो उस केस में N3 और P2 की जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस हो जाता है, व्युत्क्रम अभिनति में होगा, और P2 N2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो इस कारण जो गेट करंट होती है वो पॉजिटिव होती है और वो जो है P2 से N2 की तरफ जाती है। वो जो है ये जो वाला जो P2 है इससे N2 की तरफ जाएगी, तो ये जो P2 है इससे N2 की तरफ जाती है वो, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है यदि गेट पर वोल्टेज MT1 टर्मिनल की अपेक्षा नेगेटिव हो, ठीक है, गेट पे कैसा होता है हमारा, नेगेटिव हो और MT1 पर पॉजिटिव हो, तो करंट का जो फ्लो होता है वो बंद परिपथ प्लस VG टर्मिनल MT1 P2 N2 लेयर गेट की तरह कार्य करता है। तो इससे जो प्राप्त जो गेट करंट होती है वो हमें नेगेटिव मिलती है। देखिए, अगर गेट पॉजिटिव है तो IG करंट पॉजिटिव होगी, गेट नेगेटिव है तो IG करंट नेगेटिव होगी। तो ट्रायक जो है वो किसी भी बाइस में गेट पर किस प्रकार ट्रायक की किसी भी बाइस में गेट पर किसी भी पोलैरिटी की उचित मान युक्त गेट करंट प्रयुक्त करने पर ट्रायक ऑन हो जाता है। चाहे तो उसकी गेट पर पॉजिटिव पल्स दो आप या फिर नेगेटिव पल्स दो, दोनों ही पल्स में जो है वो ऑन हो जाता है। इस प्रकार इसमें गेट पल्स को हटा लेने पर भी ट्रायक ऑन ही रहता है। ये ऑफ तभी होगा जब इसमें प्रवाहित करंट होल्डिंग करंट से कम होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि होल्डिंग करंट वो करंट होती है जिस वैल्यू से उससे कम मान अगर आप कर दो एनोड करंट का तो वो SCR जो है अपना आप ऑफ हो जाता है। तो ट्रायक में भी गेट है तो इसलिए यहाँ पर भी होल्डिंग करंट की बात हो रही है। तो बात करते हैं ट्रायक की VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें जो है आपको पता ही है 3 टर्मिनल होते हैं, तो होता है गेट, MT1 और MT2। तो अगर हम गेट पर कोई भी करंट मतलब कोई भी वोल्टेज अप्लाई ना करें, ठीक है, IG को हम रख देते हैं 0, तो हमारे पास कितने टर्मिनल बचे, 2 टर्मिनल बचे हमारे पास, MT1 और MT2। तो हमारे पास 2 ही कंडीशन है, या तो हम MT1 और MT2 को फॉरवर्ड बाइस में कर सकते हैं या फिर MT1 और MT2 को हम रिवर्स बाइस में कर सकते हैं। तो अगर वो दोनों फॉरवर्ड बाइस में हैं और हम उन दोनों के बीच में फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तब एक कंडीशन आती है, तो उसमें ब्रेक ओवर हो जाता है, वो कहलाता है ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उस टाइम पे जो है आपका ट्रायक ऑन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है, एवलांच ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एवलांच ब्रेक डाउन की वजह से उसमें जो है करंट स्टार्ट हो जाएगी और ट्रायक जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ट्रायक को अगर हम रिवर्स बाइस में कर दें और रिवर्स बाइस में करने पर उसके अंदर अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, तब एक कंडीशन आती है कि वो जो है -VBO पर पहुंच जाएगा, और इस कंडीशन पे पहुंचने के बाद उसमें जो है एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जैसे ही एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, तब ट्रायक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में शो करेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा तो क्वाड्रेंट के फर्स्ट में शो करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में शो करेगा, रिवर्स बाइस के लिए थर्ड में शो करेगा। वैसे नॉर्मली हम जनरली क्या करते हैं, जो ट्रायक की जो वोल्टेज होती है उसको थोड़ा सा VBO से थोड़ा सा कम रखते हैं और गेट टर्मिनल को ऑन कर देते हैं। तो अगर हम उसकी वोल्टेज को यहाँ तक लाएंगे थोड़ा सा VBO से कम और गेट टर्मिनल को ऑन कर देंगे, तब ट्रायक भी हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, और अगर हमें गेट टर्मिनल को ऑफ रखना है तब उस केस के लिए हमें उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में ब्रेक ओवर वोल्टेज तक ले जाना पड़ेगा। तो वही लिखा है, यदि गेट को खुला रखकर IG = 0 हो, ट्रायक के मेन टर्मिनल MT2 व MT1 के मध्य फॉरवर्ड अथवा रिवर्स वोल्टेज में वृद्धि करें, तो जब ट्रायक के अक्रॉस वोल्टेज का मान उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर पहुंचता है, तो इस प्रकार एवलांच ब्रेकडाउन की क्रिया उत्पन्न होती है और जो है वो SCR आपका टर्न ऑन हो जाता है। अतः IG = 0 पर ट्रायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज को फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्रमशः +VBO और -VBO द्वारा दिखाया गया है। तो वैसे नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ट्रायक में सदैव +VBO से कम का वोल्टेज रखते हैं और गेट टर्मिनल को ऑन कर देते हैं, तो उससे हमारा ट्रायक जो है वो इजीली ऑन हो जाता है।
तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार गेट जो करंट है वो IG के मान में वृद्धि होगी और ट्रायक में ब्रेकडाउन हो जाता है और वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है। ट्रायक के भंजन विभव का मान कम हो जाता है, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कम हो, बट गेट की हेल्प से वो टर्न ऑन हो जाता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड UJT की। UJT जो है ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके नाम से पता चल रहा है, यूनी का मतलब होता है एक, मतलब एक जंक्शन होता है इसके अंदर। तो यूनी जंक्शन एक जो है वो 3 टर्मिनल वाली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और डायोड की तरह इसकी संरचना में केवल एक ही PN जंक्शन होता है, बट ट्रांजिस्टर की तरह टर्मिनल 3 होते हैं। आपको अगर पता हो PN जंक्शन जो है उसमें मतलब एक जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, या तो ट्रांजिस्टर NPN होगा या फिर PNP। तो अगर NPN है या PNP तब भी 2 जंक्शन होंगे, बट UJT में क्या होता है, एक जंक्शन होता है और 3 जो है वो टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर की तरह। तो UJT 3 टर्मिनल वाला डायोड या बेस डायोड भी कहा जाता है। तो UJT का एक नाम और है, क्या नाम है उसका, 3 टर्मिनल वाला या फिर बेस डायोड भी अगर आप कहीं देखो तो उसका मतलब है UJT के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों जो हैं वो एक तो है सिंबल UJT का, दिस इज द सिंबल ऑफ UJT, और ये है उसकी कंस्ट्रक्शन। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो है 3 टर्मिनल है, B1, B2 और एमीटर। तो ये जो है बेस 1 है, बेस 1, बेस 2 और एमीटर। और जो है आप देख सकते हो इसमें एक सिलिकॉन की बार ली गई है, नॉर्मल जो सिलिकॉन टाइप मटेरियल लिया गया है, उसके अंदर जो है N टाइप की, मतलब उसमें डोपिंग की करके उसको N टाइप मटेरियल बनाया गया है, और थोड़े से साइड में उसको P टाइप की डोपिंग करी गई है, मतलब P टाइप उसको बनाया गया है। और इसकी वजह से इसमें क्या हो गया, एक जंक्शन बन गया P और N, जहाँ पे भी 2 टाइप के मटेरियल मिलते हैं वो जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो 3 टर्मिनल हो गए इसके, एक जंक्शन हो गया है। और आप इसके सिंबल में देख सकते हो, सिंबल में इसके 2 बेस दिखाए गए हैं, ये है बेस 1 और ये है बेस 2 और ये है एमीटर टर्मिनल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक लाइटली डोप सिलिकॉन बार होती है, और जिसमें एक साइड तो हाईली डोप P टाइप मटेरियल एलॉय किया जाता है। जो P टाइप है वो हाईली डोपिंग है, और जो N टाइप है वो थोड़ा सा लाइटली डोप्ड है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी थोड़ा कम है और उसमें ज़्यादा है। तो इसके 3 टर्मिनल एमीटर बेस 1 और बेस 2 होता है। इसमें AC पावर को एक स्मॉल सिग्नल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसको जो है हम AC पावर को के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि इसके इंटरबेस रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे आपको पता ही है, कोई भी मटेरियल होता है उसका एक इंटरनली रेजिस्टेंस होता है। तो वैसे ही जो B1 बेस है और B2 है, तो इन दोनों UJT के जो बेस के जो बीच में जो बार है ना, उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इसको टोटली बोल देते हैं RBB के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फिर फर्दर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज दैट अगर एमीटर है ये, तो एमीटर क्या बन गया, जस्ट लाइक अ डायोड, NPN जो है, तो इन्होंने यहाँ डायोड बना के शो कर दिया गया है। ये है इसका एमीटर टर्मिनल, और ये है B1 और ये है B2। तो B1 से लेके एमीटर तक का जो है वो है RB1 रेजिस्टेंस, और ये है RB2। और अगर आप दोनों मिला दोगे तो RBB इज इक्वल टू हो जाएगा RB1 प्लस RB2, ठीक है। तो अब इसमें भी देखते हैं, ये दोनों बेस B1 व B2 के बीच वर्क करने वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वर्क करता है ये सिलिकॉन बार का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का टोटल रेजिस्टेंस होता है जब एमीटर ओपन होता है। अगर एमीटर ओपन है तभी मतलब टोटल होता है ये। तो RBB इज इक्वल टू होता है RB1 इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2, और RB1 की जो वैल्यू होती है वो 60% ऑफ RBB होती है। तो दैट मीन्स का मतलब हुआ कि RB1 वाला जो है वो ज़्यादा है और ये RB2 वाला कम है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस 100 है तो RB1 की वैल्यू हो जाएगी 60 और RB2 की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है ना, अंडरस्टूड। और अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा के बारे में। तो अगर VA की बात अगर हम करें, यहाँ पे अगर VA वोल्टेज है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम इसको निकाल सकते हैं RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। VBB जो है यहाँ पे बेस 1 और बेस 2 का वोल्टेज है, तो उसको जो है यहाँ पे VBB से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ईटा इज इक्वल टू आ गया RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। ईटा जो है यहाँ पे VA अपॉन VBB का रेशियो है। जब B2 व B1 के बीच में 30 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तब RBB पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वही है कि अगर दोनों जो बेस के बीच में अगर हम कोई भी बैटरी लगा देते हैं तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है RBB पर।
और एमीटर जो है वो क्या करता है, एमीटर का कार्य होता है कि वोल्टेज डिवाइडर की तरह बिहेवियर करना। वो क्या करता है, दोनों की जो वोल्टेज होती है, ठीक है, RBV1 और RB2 के बीच में डिवाइड कर देता है। अगर एमीटर हमारा ओपन होता है तब उस केस में क्या होता है, I1 इज इक्वल टू I2 रहती है और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू VBB अपॉन RBB। तो VBB का कुछ भाग जो है वो RB2 और RB1 पर मतलब विभाजित हो जाता है। तो वही है, तो VA इज इक्वल टू होता है हमारा RBV1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज डिवाइडर फैक्टर को ईटा से शो करते हैं और ईटा की जो वैल्यू होती है वो होती है RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 और ईटा इज इक्वल टू 0.51 टू 0.81 के बीच में होता है UJT का, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ईटा VBB, ये भी इसका एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, VA और VBB के बीच में। तो बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग जो है इसकी वो बहुत इजी होती है। वर्किंग में इसमें होता है कि अगर UJT को हमें मतलब ऑन करना है, टर्न ऑन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एमीटर टर्मिनल है इस पर हमें पॉजिटिव पल्स अगर देंगे हम एमीटर टर्मिनल पर तो उस केस में क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। और अगर हमें ऑफ़ करना है तो उसके लिए हम एक नेगेटिव पल्स दे देंगे तो उस केस में ये जो एमीटर टर्मिनल ये ऑफ हो जाता है, मतलब ये जो पूरा UJT है वो ऑफ हो जाता है। और इसमें जो B2 अगर हमारा अगर 0 कर दें, IB2 की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, ये जस्ट लाइक अ PN जंक्शन की तरह कार्य करता है। तो और अगर VBB लगा देंगे, दो केस हो गए, अगर ऑन करना है तो हम प्लस दे देंगे पॉजिटिव साइकिल और अगर ऑफ़ करना है तो नेगेटिव साइकिल दे देंगे। दूसरा ये है कि अगर IB2 को अगर हम 0 कर देंगे तो उस केस में ये जो हमारा है ये पूरा एक PN जंक्शन की तरह काम करता है। तीसरा केस ये है कि अगर हम बेस 1 और बेस 2 के बीच में अगर कोई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये क्या करता है, ये एक VA वोल्टेज जनरेट करता है जो कि जंक्शन को रिवर्स बाइस कर देता है, ठीक है। और अगर PN जंक्शन का वेरिएबल वोल्टेज VB है तो रिवर्स वोल्टेज को क्या करता है, वो ऐड कर देता है VA प्लस VB। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो UJT को चालन में टर्न ऑन करने के लिए उसके एमीटर टर्मिनल पर पॉजिटिव पल्स लगाई जाती है तथा ऑफ करने के लिए नेगेटिव पल्स लगाई जाती है। अगर IB2 को 0 कर दें हम उस केस में क्या होगा, ये जो है जस्ट लाइक अ PN जंक्शन की तरह काम करेगा। और जब VBB स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में VA जनरेट हो जाता है और ये जो है रिवर्स जंक्शन की तरह काम करता है। यदि PN जंक्शन का वेरिएबल वोल्टेज VB है तो रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है वो VA प्लस VB होगा। तो ईटा VBB प्लस 0.7 है सिलिकॉन के लिए और 0.3 है जर्मेनियम के लिए। अगर वो डिपेंड करता है कि हमारा जो UJT है वो किस मटेरियल से बना है। तो एमीटर जंक्शन तब तक फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा जब तक कि वोल्टेज VE की वैल्यू ईटा VBB प्लस VB से अधिक नहीं हो जाती। तो VE की इस वैल्यू को पीक वोल्टेज भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। और आपको हमारे ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे हमारे नोट्स मिल जाएंगे सारे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। तो जो UJT की करेक्टरिस्टिक्स है तो ये है इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये जो है ये निगेटिव पीक पॉइंट होता है, यहाँ पर ये होता है सैचुरेशन रीजन, ये है वैली पॉइंट और ये होता है कट ऑफ रीजन जो यहाँ पे जो 0 के साइड में है। तो ठीक है, तो अभी इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं VI की करेक्टरिस्टिक्स की, वो किस टाइप से करके बनती है। तो करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमेशा ड्रॉ की जाती हैं IE एमीटर मतलब IE के बीच में और VE के बीच में। तो यदि B1 तथा B2 के मध्य वोल्टेज जो है अगर VBB को अगर हम 0 कर देंगे स्टार्टिंग में तो जो है और B1 तथा B2 के मध्य वोल्टेज में को 0 कर दें तो एमीटर वोल्टेज पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कुल करंट जो होती है वो IE बेस B1 तथा एमीटर E के बीच में डायोड का भी लक्षण होता है। तो बताया ही था कि अगर आप IB को 0 कर दोगे तो जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी तो वो PN जंक्शन की तरह आती हैं। तो यदि VBB पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होती है उस टाइम पे, और लीकेज करंट को शून्य करने के लिए एमीटर और बेस के बीच में एक मध्य वोल्टेज बनाना पड़ता है। तो इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन हमारा जो था स्टार्टिंग वाला ही था, उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो यदि VE को बढ़ाया जाए तो करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। अगर VE को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो करंट है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। VE की पीक वैल्यू पर डिवाइस में चालन स्टार्ट होता है।
और इस वी के बढ़ने के बाद ही एमीटर वी को बढ़ाने से आई बढ़ती है, तब रेजिस्टेंस RB1 घटता है जिससे आई बढ़ती है। तो इसमें कुछ रीजन्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और एक होता है वैली पॉइंट और सैचुरेशन रीजन में ये कार्य करता है। जो इसकी वर्किंग होती है वो सिर्फ सैचुरेशन रीजन में होती है। तो अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं फेस को कंट्रोल करने में, स्विचिंग में, पल्स जनरेटर में और साइन वेव में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो हम नेक्स्ट टाइम में जो है हम इसका सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इसका। थैंक यू।